चलो ब्लड के विषय में क्या क्या आप लोग जानते हो, थोड़ा सा पहले आप लोग हमको बताओ तो कि ब्लड के विषय में आप लोग क्या क्या जानते हैं। पहले समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। ब्लड क्या है? ब्लड एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये अब ध्यान से सुनना सिर्फ। ब्लड क्या है? एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू मतलब चलमान संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में, धमनी में, शिरा में, सब में रक्त बहते होता है। और जो वाहिनी में रक्त है, जो कैपिलरी में रक्त है, यही रक्त हमारे पूरे शरीर में जितने भी कोशिका है 10⁻14 सभी कोशिकाओं में ब्लड के माध्यम से सभी चीजों का परिवहन होता है। सभी कोशिकाओं को भोजन, पोषण, अम्ल, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी, हर एक चीज जो चाहिए, पानी से लेकर खाना तक, सांस से लेकर के, ठीक है ना, टेम्परेचर तक, जो भी चाहिए सब ब्लड के जरिए सेल के अंदर पहुंचता है। और इस प्रकार से ब्लड क्या है? सभी कोशिकाओं को जोड़े हुए रखता है। और जो पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, उस व्यवस्था का नाम है ब्लड। ब्लड का जो मात्रा होता है एवरेज, महिला में 4.5 से 5, पुरुष में 5 से 5.5। ब्लड का ये मात्रा भी निर्भर करता है कि कौन सा पुरुष पुरुषों वाला काम कर रहा है, कौन सी महिलाएं सही काम कर रही है। जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो बहुत सारा काम करता है, उसमें ब्लड का मात्रा क्या होता है? सही सही रहता है। अगर जो सारा काम नहीं करता, उसमें ब्लड का मात्रा भी कम होता है। ब्लड का मात्रा इसमें भी निर्भर करता है कि व्यक्ति का हाइट क्या है, व्यक्ति का शरीर का वजन क्या है, व्यक्ति का आयु कितना है, और सेक्स पे भी ब्लड का ये निर्भर करता है। आपके जीवन में बचपन में ब्लड कम था, जवानी में ब्लड बढ़ जाएगा, बुढ़ापा आएगा तो ब्लड घट जाएगा। और ब्लड अगर घटेगा तो उसका प्रभाव सभी अंगों पे पड़ेगा। तो 5-7 बातें जो मैं पहले लिखवा रहा हूं या जो मैं लिख रहा हूं, इसको पहले आप लोग लिखो। पहला पॉइंट ये लिखो कि ब्लड एक संयोजी ऊतक है। राइट। ब्लड हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है। तीसरा पॉइंट यहां लिख लो, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है तथा यह क्षारीय प्रकृति का होता है। चौथा सवाल यहां पे लिख लो आप लोग कि ब्लड एक विस्कस फ्लूइड है, मतलब वो जल से मोटा, जल से मोटा होता है। तरल क्या होता है? तरल का जो मोटाई है जल से मोटा होता है। ये देखो, ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। तो पहले तो ये 5 बातें लिखो कि ब्लड एक संयोजी ऊतक है, पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। ब्लड हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है तथा यह क्षारीय प्रकृति का होता है। चूंकि पीएच 7.4 हो जाएगा तो प्रकृति क्या होगा? यहाँ पे क्षारीय हो जाएगा। ये ब्लड एक विस्कस फ्लूइड है, मतलब वह जल से मोटा है। तो 5वां पॉइंट है, ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच मान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होता है। इस बात को याद रखना। बफर सॉल्यूशन है, इसका अर्थ हुआ, कितना मिटा दूं, आगे बढ़ूं? जी सर। बफर सॉल्यूशन
वह सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच मान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होता है। अगर ब्लड के पीएच मान में उतार चढ़ाव होगा तो व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। अगर ब्लड के पीएच मान में, ठीक है, 0.5 ऊपर हो जाए पीएच या 0.5 नीचे हो जाए पीएच, मतलब 7.4 के जगह पे 7.9 हो जाए या 7.4 के जगह पे 6.9 हो जाए, तो दोनों में क्या होगा, व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। 7.9 का मतलब वो क्षारीयता बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्षारीयता बढ़ गया, क्षारीयता बढ़ जाएगा। और इसमें क्या होगा, अम्लीयता बढ़ गया। ये क्या हुआ, अम्लीयता बढ़ गया। तो अम्लीयता अगर बढ़ता है कब, जैसे मान लो कोई प्यार करता है, प्यार में एक तरफा क्या होता है, जान दे देता है, लोग जहर पी लेता है, तो जहर क्या होता है, क्षारीय, तो यहां पे मृत्यु हो जाएगा। सांप काट लिया, सांप का विष क्या होता है, अम्लीय, सांप काटने से क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो कई दफा ब्लड का एक उसका अपना प्रॉपर्टी है कि उसके अपने पीएच को हमेशा स्थिर बनाए रखेगा ही रखेगा। लेकिन अगर ब्लड ऐसा नहीं कर पाया, फेल हो गया पीएच को स्थिर बनाए रखने में, और पीएच घट करके 7.9 बढ़ करके 7.9 हो जाए या घट करके 6.9 हो जाए, तो दोनों स्थिति में व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए प्यार करो, जान मत दो। और सांप काटे तो डॉक्टर के पास जाकर तुरंत एंटीवेनम लो, झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो दोनों में क्या है, मृत्यु तय है। इसके बाद क्या है, ब्लड के विषय में, ब्लड का मात्रा पुरुषों में, ब्लड का मात्रा अगर हम देखें तो पुरुषों में कहां होगा, पुरुषों में कितना होता है, 5 से 5.5 लीटर। ब्लड का मात्रा स्त्री में ये कितना होगा, 4.5 से 5 लीटर। याद रखना, ये मात्रा है पुरुषों और स्त्रियों में ब्लड का मात्रा। अब ब्लड का संचय कौन करता है, तो ब्लड का संचय करता है स्प्लीन। ब्लड का संचय कहां पे होगा, स्प्लीन में होगा। ब्लड का जरूरत हमें क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर के हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल वर्ड होम्योस्टेसिस। ब्लड हेल्प इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ठीक है। ब्लड क्या होता है, ये संक्रामक रोग के विरुद्ध भी लड़ता है। ब्लड क्या है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ता भी है, संक्रमण से बचाता भी है। ठीक है, क्यों क्योंकि मान लो जो चीज जमा होता है हमारे शरीर में, सेल में जो बनता है वेस्ट वगैरह, तो वेस्ट वगैरह को क्या हुआ, जल्दी जल्दी हटाते रहता है ये ब्लड। इस प्रकार से हमें संक्रमण से बचाता भी है ब्लड। इसको भी याद रखना आप लोग, ठीक ना। अब है कि ब्लड के पार्ट्स क्या हैं। ब्लड का पार्ट्स, ब्लड कंपोनेंट ऑफ ब्लड,
रक्त के क्या क्या अवयव होते हैं? रक्त में मतलब क्या क्या पाए जाते हैं? रक्त के दो भाग है, सब लोगों को पता है। एक है यहाँ पे सॉलिड पार्ट और एक है यहाँ पे लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब एक द्रव भाग हो गया और एक क्या हो गया, ठोस भाग हो गया। ठोस भाग में क्या क्या आता है? इसमें आता है सेल्स आता है। इसी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स भी कहते हैं। कॉर्पसल्स भी कहते हैं। और ये 3 प्रकार का है। कौन कौन है सबको पता होगा आप लोगों को। एक हो गया आरबीसी, ये है आरबीसी, रेड कलर का होगा ये से। ये लाल रंग का क्या है यहाँ पे? आरबीसी लाल रंग है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, इसलिए लाल रंग का होता है ये। दूसरा यहाँ पे क्या है? डब्ल्यूबीसी। दूसरा ये हो गया यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, ये हो गया डब्ल्यूबीसी। और तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे प्लेटलेट्स। ये हो गया थर्ड कंपोनेंट, ये हो गया प्लेटलेट्स। ये सेल का फ्रेगमेंट्स है ऐसे, ये प्लेटलेट्स है। उसके बाद लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिक्विड को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो लिक्विड पार्ट में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा प्लाज्मा। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे लिख लो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये हो गया डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये हो गया प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। और ये हो गया प्लाज्मा। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना हमको हो तो हम इसको स्ट्रक्चर ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये है हमारा ब्लड वेसल्स, ये है हमारा ब्लड वेसल्स, और इसमें तैर रहा है ये तरल। ये तरल क्या है? ये प्लाज्मा है। ये तरल क्या है? प्लाज्मा है। इसी प्लाज्मा में कई सारे अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? तैरते होते हैं साथ साथ ब्लड के। कई सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें तैरते होते हैं, पानी भी इसमें होता है ये। और इसी द्रव भाग को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ये क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। इसी द्रव भाग में हमने कहा यहाँ पे क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा। तो ये छोटे छोटे जो है हरे हरे रंग का, ये क्या है? ये प्लेटलेट्स सब है। ये सब क्या है? प्लेटलेट्स है। और प्लेटलेट्स का अहमियत बहुत ज्यादा होता है, आगे बताऊं क्या होता है। ये हो गया प्लेटलेट्स का पार्ट। ऐसे ही इसमें क्या है? यहीं पे तैर रहा है और इसमें तैर रहा है। यहाँ पे देखो डब्ल्यूबीसी है, न्यूक्लियस के अंदर है ये सब के सब क्या? डब्ल्यूबीसी है। ये हरा वाला हो गया तुम्हारा डब्ल्यूबीसी है वाला। और रेड कलर का क्या होगा? यहाँ पे आरबीसी। लाल रंग का क्या इसमें तैर रहा है? ये लाल रंग का जो दिख रहे हो, ये सब के सब क्या है? ये सब आरबीसी सब है। ये आरबीसी हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीसी, ये है आरबीसी, ये आरबीसी हो गया। तो ब्लड का बेसिकली इसमें ये ही अवयव है। एक है ठोस भाग, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स या कॉर्पसल्स बोलते हैं। और एक है द्रव भाग, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो द्रव है, इसमें ये तीनों तैर रहा है। कौन कौन तैर रहा है? आरबीसी तैर रहा है, डब्ल्यूबीसी तैर रहा है, प्लेटलेट्स तैर रहा है। जैसे नदी के पानी में मछली भी है, केकड़ा भी है, घोंघा भी है। और पानी का काम क्या है? परिवहन का। नदियों में पानी बहते रहता है हमेशा, ठीक है, और उसी में तैरते होता है। वैसे ही हमारे ब्लड में सब तैरते होता है। अब सवाल है कि प्लाज्मा के क्या क्या भाग है। पहले हम लोग प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के ठोस पार्ट पे, क्योंकि प्लाज्मा का क्या अहमियत है ये समझते हैं। अब है कि प्लाज्मा जो होता है, जो लिक्विड पार्ट है, ये कितना परसेंट ब्लड होता है? तो कुल ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, याद रखना। कुल ब्लड का 55% क्या होगा? ये द्रव भाग होगा, इसका नाम है प्लाज्मा। और शेष भाग क्या है? शेष भाग में आ जाएगा तुम्हारा 45% में आ जाएगा ये वाला ठोस भाग। ये हो गया 45% पार्ट। प्लाज्मा कैसे बनता, कैसे प्लाज्मा? सवाल है प्लाज्मा जो है, जो द्रव भाग है ब्लड का, ये भाग बनता कैसे है? देखो प्लाज्मा में सबसे पहले क्या हुआ, पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है वाटर। ये वाटर कहां से आया है? ये वाटर है जो लार्ज इंटेस्टाइन था, जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत का पानी ये आया और ये कहां पे आ गया? ये आ गया ब्लड में। ये है ब्लड वेसल्स। इस ब्लड में जो रक्त वाहिनी है, इसमें पानी है, ये मतलब पानी है, ये आया और इस पानी जो बड़ी आंत में एब्जॉर्ब हुआ है। और इस पानी का काम क्या होता है?
यही वो पानी है जो करता है हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है और परिवहन में मदद करता है। ये रक्त की आयतन को मेंटेन करता है। रक्त का आयतन हमेशा 5 से 5.5 लीटर रहना चाहिए। ये करता है और परिवहन में मदद करता है एवं परिवहन में मदद करता है। दूसरा, पहला तो ये हो गया, पानी हो गया। दूसरा, इसी पानी में क्या क्या होगा, इसमें गैसेस होंगे। इसमें क्या होगा, गैसेस होगा। गैसेस का मतलब हुआ O2 है, CO2 है, O2 है, CO2 है। O2 CO2 कहां से आता है, तो ये कोशिकीय श्वसन में आता है। जो सांस लेते हो ना, सांस लेते हो तो सांस कहां जाता है, कोशिका में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया याद है, ठीक है ना, कोशिकीय श्वसन याद है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो लोग पढ़े होगा माइटोकॉन्ड्रिया उनको याद होगा। तो कोशिकीय श्वसन से ये O2 आता है ब्लड में, अब ब्लड से जाएगा कहां पे, सेल में जाएगा ये, ठीक है। तो ये कहां से, लंग्स में आया, फेफड़ा में आया, फेफड़ा से कहां जाएगा, ये सेल के अंदर जाएगा। तो पहले ब्लड में आएगा, ब्लड से कहां जाएगा, सेल में जाएगा। ब्लड से कहां पे जाएगा, सेल में जाएगा। और सेल में क्या करेगा, एटीपी ऊर्जा के निर्माण में हेल्प करेगा। एटीपी ऊर्जा के निर्माण में हेल्प करेगा। ऐसे ही तीसरा जो है ब्लड में, वो क्या पाया जाता है यहां पे, इसी में पाया जाता है हार्मोन्स हो गया, हार्मोन हो गया, विटामिन हो गया, इसी में कार्बोहाइड्रेट हो गया मतलब ग्लूकोज, इसी में फैट हो जाएगा, ठीक है। ये सब के सब इसी के अंदर आएगा। तो तुमसे सवाल पूछता है कार्बोहाइड्रेट या फैट है, तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होगा, तो यहां पे ग्लूकोज के रूप में होगा, ये ग्लूकोज के रूप में होगा। फैट किस रूप में है, तो यहां पे कोलेस्ट्रॉल के रूप में है, ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में है। पानी पीते हो, पानी क्या हुआ, बड़ी आंत में अवशोषित हुआ, अवशोषण के बाद ब्लड में आ गया, और आने के बाद उस पानी का क्या काम है, तो ये काम है, यहां पे कार्य लिख सकते हो, ये कार्य ये सब है। सांस लेते हो, फेफड़ा में आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया, वहां से ब्लड में आएगा, ब्लड से जाएगा सेल में जाएगा, सेल में जाएगा तो एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो सांस का काम ये हो गया। बाई प्रोडक्ट यहां से बनेगा CO2, ये CO2 फिर से ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में या तो घुल गया तो बाई कार्बोनिक अम्ल में बदल जाएगा, नहीं घुला तो ये आ जाएगा फिर से फेफड़ा में आ जाएगा। जिस फेफड़ा से आ जाएगा तुम्हारे कहां पे, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नॉस्ट्रिल में, और फिर बाहर, शरीर से बाहर आ जाएगा। तो जो O2 लेते हो, CO2 छोड़ते हो, वो प्रक्रिया यहां पे हो रहा है। वैसे ही शरीर में हार्मोन हमारे सभी ग्रंथियों में बनता है, वो हार्मोन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो ब्लड के माध्यम से होता है। विटामिन जो खाना खाते हो, फूड का एब्जॉर्ब होता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में एब्जॉर्ब होने के बाद विटामिन कहां पे आएगा, ब्लड में आएगा, और जिस सेल को जरूरत है विटामिन का उस सेल में चला जाएगा विटामिन। कार्बोहाइड्रेट जो खाना खाते हो, खाना खाने में जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज कहां जाता है, वो ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड का सामान्य ग्लूकोज स्तर कितना होता है, तो सामान्य ग्लूकोज स्तर मैंने कल बताया था आप लोगों को 80 मिलीग्राम प्रति 100 डेसीलीटर होता है ब्लड का। तो ये ग्लूकोज का स्तर ब्लड में मेंटेन रहेगा। वसा खाते हो, तेल खाते हो, वो तेल किस रूप में टूट जाता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, और कोलेस्ट्रॉल के रूप में ब्लड में जाएगा, और यहां से सभी ग्रंथियों में सप्लाई होगा, और ये कोलेस्ट्रॉल सप्लाई होगा वसा वाले हार्मोन के बनने के लिए, या वसा वाले जो विटामिन होता है उस विटामिन को घुलाने के लिए। कुछ विटामिन क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, उसे घुलाने के लिए भी वसा चाहिए। इसलिए हमें एक निश्चित मात्रा में वसा भी खाना में शामिल करना होगा। अगर निश्चित मात्रा में वसा खाना में शामिल नहीं है तो विटामिन भी नहीं घुलेगा। वैसे ही ठीक हमारे, ठीक है, इस सिस्टम में क्या पाया जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट भी यहां पे आया, फैट भी यहां पे आया, विटामिन भी यहां पे आया, हार्मोन भी यहां पे आया, सब के सब कहां पे आ रहा है, सब के सब ब्लड में आ रहा है। इस बात को याद रखना। इसके बाद अब ब्लड के प्लाज्मा में और क्या क्या पाया जाता है, तो आई होप इतना डायग्राम बना लिया है, आगे फिर से आप लोग बनाओ। प्लाज्मा में और क्या क्या आता है,
तो मान लो मैंने कहा कि ये ब्लड प्लाज्मा है ये, और इसी प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या है, इसी प्लाज्मा में घुला हुआ क्या क्या होता है, सारा एसिड वगैरह, जितने एसिड है, अम्ल वगैरह हैं, जैसे मान लो सॉल्ट हो गया, सॉल्ट है, एसिड हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है, ये सब कहाँ पे आएगा, इसी ब्लड में आएगा। उसके बाद सेल के अंदर जो वेस्ट बनता है, अपशिष्ट पदार्थ, वो वेस्ट कहाँ पे आएगा, वो वेस्ट भी इसी ब्लड के अंदर आएगा, इसी प्लाज्मा का भाग बन जाएगा वो। इसके अलावा मैंने कहा जो अमीनो एसिड्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड कहाँ पे आएगा, ठीक है, या अदर कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक पदार्थ हैं, वो कहाँ पे आएगा, तो वो भी इसी ब्लड के अंदर आएगा। इसके अलावा अगर मैं कहूं, जैसे लीवर में, जैसे हमारा लीवर है, लीवर भी कुछ चीजों को एब्जॉर्ब करता है, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन प्रोटीन है ये, और ये प्रोटीन भी कहाँ पे आएगा, ब्लड में आएगा। तो एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन का काम क्या है, ये परिवहन के लिए में हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन हेल्प किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट में, परिवहन में हेल्प करेगा, और ग्लोब्यूलिन चाहिए क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए, ये रक्त को थक्का बनाने के लिए चाहिए ये। इसके अलावा ब्लड में क्या होता है, हिस्टामिन और हिपैरिन भी होता है। एक होता है हिस्टामिन, एक क्या होता है हिपैरिन, ये एंटीकोगुलेंट है। जैसे मान लो तुम्हारा ब्लड अगर कट जाता है, हाथ कट गया तो ब्लड बाहर निकलता है, 3 से 5 मिनट में क्या होता है, ब्लड जम जाता है, लेकिन वही ब्लड रक्त वाहिनी में क्यों नहीं जमता है, इसलिए ने कि हमारे ब्लड में 2 एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। ये दोनों क्या है, एंटीकोगुलेंट है। ये ब्लड को ब्लड वाहिनी में कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट है कि ब्लड को ब्लड वाहिनी में जमने नहीं देता है, ये है एंटीकोगुलेंट, दोनों पाया जाता है ब्लड में। इसके अलावा एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी पाया जाएगा, ये भी ब्लड में ही आएगा और हमें रक्षा प्रदान करता है। ये सारा चीज ब्लड के अंदर है, इस बात को समझना है हम लोगों को। ये सारा चीज क्या है, ब्लड के अंदर है, ठीक है। हर एक चीज मैंने पहले ही कहा था, जो आप अपने शरीर के भीतर डालते हो, सब कहां पे आएगा, ब्लड के अंदर आएगा। सबका अपना अपना काम है, कोई परिवहन के लिए, कोई ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कोई रक्षा के लिए, कोई खून न जमे इसके लिए, कोई पोषक पदार्थ के लिए, कोई प्रोटीन के निर्माण के लिए, कोई सॉल्ट और एसिड की जरूरत है उसको पूर्ति के लिए, कोई ब्लड के क्षारीयता को मेंटेन करने के लिए, कोई ब्लड के आयतन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इन सारे का आवश्यकता हमें पड़ता है, और ये सब के सब प्लाज्मा में घुले हुए रूप में रहता है ये। इसके अलावा जो वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हमारे सेल में बनता है, अलग अलग अंगों में बनता है, अलग अलग तरह के होता है, वो सब भी इसी ब्लड में आएगा, और इसी ब्लड में आकर के यहां से जाएगा किडनी में, जहां पे ब्लड छनेगा और वो वेस्ट निकलेगा। और जैसे CO2 है, यहां पे CO2 भी जो घुल गया है, ये जाएगा किडनी में और वहां से छन जाएगा एसिड के रूप में, और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। कुछ O2 जो नहीं घुला हुआ है, जो हीमोग्लोबिन के माध्यम से फेफड़ा में आया है, तो फेफड़ा के माध्यम से CO2 बाहर निकल जाएगा और फिर उसी फेफड़ा में O2 मिल जाएगा। और इस प्रकार से ब्लड अपने आयतन को शुद्ध रूप में बरकरार रखना चाहता है। और तुम्हारे शरीर में जितना भी ब्लड है, मान लो 5 लीटर है, तो दिन भर में 36 बार, 24 घंटा में 36 बार ब्लड का छनना होता है। और 36 बार छनने का मतलब हुआ कि 180 लीटर ब्लड प्रतिदिन तुम्हारा किडनी छानने का काम करता है। 180 लीटर ब्लड को, जिसका रेट क्या है, छनने का रेट है 120 ml ब्लड पर मिनट के दर से छनता है ये, याद रखना। 24 घंटा में हमारा दोनों किडनी 180 लीटर ब्लड को छानता है। तो मतलब 5 लीटर ब्लड तुम्हारे बॉडी में है, तो ब्लड कितना बार छनेगा, 36 बार छनेगा। वो ठीक वैसे ही छनने का दर है एक किडनी का कितना होता है, तो 120 ml ब्लड प्रति मिनट की दर से छानने का काम करता है। तो आई होप कि प्लाज्मा आप लोग समझ गए होंगे। यहां तक कोई सवाल है तो सवाल पूछिए आप लोग।
अब इसके बाद है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में पहला हेडिंग बना आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का पहला देखते हैं शेप कैसा होता है। ये शेप कैसा होता है, ये दोनों तरफ से क्या होता है, धंसा होता है, ये बाई कनकेव शेप होता है। ऊपर नीचे जैसे चॉकलेट होता है एल्पिन लेवल, ऊपर नीचे दबा हुआ होता है, तो वैसे शेप को बोलते हैं बाई कनकेव। ये क्या है, बाई कॉनकेव शेप होता है इसका। आरबीसी सेल है। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। और इसलिए इसका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट। टेक्निकल नाम क्या है इसका, इरिथ्रोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब है कि रेड क्या होता है, रेड होता है इसमें हीमोग्लोबिन के कारण। रेड क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण रेड होता है, ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण। हीमोग्लोबिन पिगमेंट को हम लोग श्वसन पिगमेंट भी कहते हैं, इसको श्वसन वर्णक कहते हैं, श्वसन वर्णक कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही O2 CO2 को बांध के लाने और ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये आयरन युक्त पिगमेंट है, ये आयरन युक्त होता है, ये आयरन युक्त होता है। आयरन के अलावा इसमें प्रोटीन के रूप में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ये ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। तो हमें हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है, ग्लोबिन प्रोटीन प्लस आयरन से मिलकर बना हुआ होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो काम इसका है O2 और CO2 को कैरी करना, O2 और CO2 को बांधना, वो बांधना। और हीमोग्लोबिन का मात्रा पुरुषों में कितना होगा, तो हीमोग्लोबिन का जो मात्रा है, हीमोग्लोबिन का मात्रा याद रखना, तो तुम लोग पुरुषों में ये होगा 14 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml, और महिला में स्त्री में होगा ये 12 से 13 मिलीग्राम पर 100 ml। ये मात्रा होता है स्त्रियों में। अब है नेक्स्ट, इसके बाद तो जो हीमोग्लोबिन है ये बना हुआ किससे है, तो इसमें होता है ये 4 अमीनो एसिड, 4 अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड के चेन से बना होता है ये, जिसमें 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है। ये पूछ लेगा कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है ये, इससे ये बना हुआ होता है। कहते हीमोग्लोबिन, अगर ये हीमोग्लोबिन ठीक है ये ऑक्सीजन से बंधा हुआ है, तो इसे कहेंगे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना है इसको, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर क्या होगा, ये होगा ब्राइट रेड, ये होगा ब्राइट रेड, होगा चमकीला लाल होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा। अगर यही हीमोग्लोबिन बंधा हुआ हो यहां पे CO2 से, ये हीमोग्लोबिन अगर CO2 से बंधा हुआ हो तो उस समय इसका जो कलर होता है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डार्क पर्पल हो जाता है, ये डार्क पर्पल कलर का हो जाएगा। ये अशुद्ध है, मतलब ऐसे को बोलते अशुद्ध बोलते हैं रक्त, और इसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। अगर मान लो हीमोग्लोबिन का जो चाहत होता है, जो लगाव होता है, वो आमतौर से ऑक्सीजन के तुलना में या कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ज्यादा होता है। मतलब हीमोग्लोबिन को
O2 और CO2 की तुलना में CO से जुड़ने का प्रवृत्ति या CO को बांधने का प्रवृत्ति क्या होता है, ज्यादा होता है। और वैसे स्थिति तब होता है जैसे मान लो कभी आप किसी कार में बैठे हुए हो, खिड़की उड़की बंद कर लिया। अगर मान लो कार पे बैठे हो, खिड़की उड़की बंद कर लिया, अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, कि कमरे में हो, आग जला लिया और रूम को टोटली पैक कर लिया, तो धीमे धीमे क्या हुआ, ऑक्सीजन रूम में खत्म हो जाएगा और रूम में CO का मात्रा बढ़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा। तो तुम अब ऑक्सीजन की जगह पे CO लेना शुरू कर दोगे, और CO लेना शुरू करोगे तो CO के प्रति हीमोग्लोबिन का चाहत होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो CO अगर हीमोग्लोबिन से बंध अगर गया और वो तुम्हारे ब्लड में आ जाएगा, तुम्हें धीमे धीमे नींद आने लगेगा और कुछ समय के बाद धीमे धीमे परमानेंट नींद में चले जाओगे, मतलब मृत्यु हो जाएगा। उसको बोलते हैं CO पॉइजनिंग। इसलिए कभी रूम टाइट पैक करके और आग नहीं लगाना चाहिए, मतलब आग नहीं जलाना चाहिए। बहुत से लोग गलती करते हैं, आग जला के सो जाते हैं। वैसे स्थिति में बेचैनी होने लगता है, अगर नींद में डेथ भी हो सकता है। तो कई लोगों का ऐसे भी डेथ हुआ है CO पॉइजनिंग से। तो CO पॉइजनिंग क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है? कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है, इसके कारण क्या होगा, इसको बोलते हैं CO पॉइजनिंग, इसी को बोलते हैं CO पॉइजनिंग। और इसके कारण क्या होता है, दैट लीड्स टू डेथ, व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए बंद कमरे में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसके बाद याद रखना कि हमने कहा हीमोग्लोबिन अगर तुम्हारा जुड़ गया है CO2 से तो क्या बन जाएगा, अगर हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ गया है तो ये बन जाएगा बाइकार्बोनिक एसिड। और ये एसिड क्या हमारे लिए, ये वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये कई दफा वेस्ट का काम करेगा। और HbCO2 को हम लोग बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इस कॉम्बिनेशन को Hb के साथ अगर CO2 है, इससे हम लोग बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और जब ये वाला पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा H2O के साथ, ये क्या बन जाएगा, HCO3। ये क्या बनेगा, HCO3 माइनस। और इसी को हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनिक एसिड। और ये बाइकार्बोनिक एसिड क्या होगा, ये हमारे शरीर के लिए एक प्रकार का बेकार का पदार्थ है, बेस्ट है ये। और इस रिएक्शन में एक एंजाइम होता है जो भाग लेता है, वो तुम लोग उतना पूछेगा नहीं तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा आप लोग समझने के लिए क्या चाहिए कि जो आरबीसी हैं, इनसे जुड़ा हुआ बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को लिखना भी चाहिए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। हम लोग बैक हो रहे हैं यहाँ से, ये हीमोग्लोबिन की बातें हो गई। अब यहाँ पे याद रखना, जो आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, आरबीसी का निर्माण सबको पता होगा बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। यह है बोन मैरो में। अब कौन से बोन में मैरो पाया जाता है, बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहां पे पाया जाता है, ये एक विषय है। तो आप लोग को यहां याद रखना चाहिए, जितनी भी लंबी हड्डियां हैं, ये मान लो लॉन्ग बोन है हमारा, लंबी हड्डियां के अंदर में क्या होता है, यहां पे है तुम्हारा बोन मैरो, ये है बोन मैरो। जैसे आप लोग चिकन उकन या बकरा उकरा का लेग पीस खाए होगे, उस लेग को सुरखते हो गया आप, तो इसके अंदर से कुछ निकलता है और ये आपको स्वाद में लीवर के जैसा लगता होगा। तो ये क्या है, यही है बोन मैरो। और इसी बोन मैरो के अंदर क्या बनता है, आरबीसी का निर्माण होता है। इतना आप लोग समझ गए, इतना लिख लिया। इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, हाँ या ना? यस सर। अब कोई पूछेगा कि हीमोग्लोबिन आरबीसी का बनने का दर क्या होता है, तो याद रखना कि 2 मिलियन पर सेकेंड, मतलब 20 लाख 2 मिलियन
पर सेकेंड के दर से हमारे बोन मैरो से ये आरबीसी बनता है। और बोन मैरो का कौन सा कोशिका बनाता है, तो इसी के अंदर कौन सा कोशिका होगा, स्टेम सेल यहां पे होता है। बोन मैरो में कौन सा सेल होता है, स्टेम सेल होता है ये। और ये एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है जिसमें कई प्रकार के कोशिका को बनाने की क्षमता है, तो उसे मल्टीपोटेंट कहते हैं। ये स्टेम सेल है बोन मैरो का, और यही बनाता है आरबीसी को। यही इसी से बनता है डब्ल्यूबीसी, इसी से बनता है हमारा प्लेटलेट्स। ये सबके सब बनाने का काम कौन करता है, तो हमारा ये करता है। अब इसके बाद आता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। याद रखना, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है, आरबीसी का जीवन काल ये होता है 120 दिन का, सबको पता होगा 120 दिन का होता है। और आरबीसी का, जैसे हमने कहा कि ब्लड का स्टोरेज कहां पे होता है, तो ब्लड का स्टोरेज तो होता है, तुमको पता है सब लोगों को, स्प्लीन में। तो ब्लड का स्टोरेज संचय कहां पे होता है, प्लीहा में। प्लीहा का अंग्रेजी क्या होता है, स्प्लीन। और इसी प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, कब्रगाह। आरबीसी का ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ये मतलब कब्रगाह क्या होता है, ये होता है हमारा स्प्लीन। मतलब यहीं पे संचय हुआ, 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाता है, और मरने के बाद यही आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी प्लस ये हीमोग्लोबिन, ये टूटता है, नष्ट होता है, और यहां से जाता है लीवर में। और लीवर में जाएगा तो ये बाइल का निर्माण करेगा, पीतरस का निर्माण करेगा, बाइल जूस का। और इस प्रकार से बाइल जूस क्या, लीवर का एक प्रकार का एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उत्सर्जी पदार्थ है लीवर का, ये उत्सर्जी अपशिष्ट है, ये अपशिष्ट होता है, ये एकदम से वेस्ट है, ये लीवर के लिए क्या है, वेस्ट है ये। लीवर को इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लीवर एक प्रकार का उत्सर्जी अंग भी है। लीवर सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। लीवर के तमाम कार्य आप लोग पढ़ चुके हो कि लीवर डिटॉक्सिफाई भी करता है मेडिसिन को, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है, ग्लाइकोजन का संचय करता है, विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन उसका संचय करता है। और साथ साथ मेन काम जो है लीवर का, वो है पीतरस का निर्माण। और यही पीतरस वसा के पायसीकरण में मदद करता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में, मतलब वसा को तोड़ने में मदद करता है। और यही लीवर अगर सही से काम ना करे तो व्यक्ति को जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, लीवर फेल्यूर, लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस और तमाम रोग होता है यहाँ पे, जो आप लोग पढ़ चुके हो लीवर वाले टॉपिक में। हम लोग लीवर पढ़े थे, डिटेल में पढ़े थे काफी सारा। सर ब्लड का संचय, सर ब्लड का संचय के बाद क्या लिखे, टकिया, प्लीहा। प्लीहा, प्लीहा का मतलब स्प्लीन। आरबीसी का कार्य क्या है, तो याद रखना आरबीसी का जो कार्य है वो क्या है, नंबर 1। नंबर 2, पहला कार्य क्या है, इसका पहला कार्य O2 और CO2 का परिवहन, O2 और CO2 का परिवहन। मतलब इसी को क्या बोले, गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय। O2 CO2 को लाने ले जाने का काम करता है आरबीसी, ये काम हो गया। और दूसरा क्या है, ये ब्लड का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, इसके कमी से, आरबीसी के कमी से कौन सा रोग होगा, जो रोग होता है उसका नाम क्या है, एनीमिया। और आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होगा, अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया रोग होता है, ठीक है। और मैं पहले ही बताया हूं, क्योंकि आरबीसी की कमी से अगर एनीमिया रोग होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया होगा। आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया होगा। ब्लड की कमी से कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया होगा। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया होगा। एनीमिया के 5 कारण हैं। उसके बाद आरबीसी का अगर आकार बदल गया तो कौन सा रोग होगा, बताओ। आरबीसी के आकार बदलने से कौन सा आनुवांशिक रोग होता है,
आप लोग पढ़े हो, याद करो सिकल सेल एनीमिया, जिसमें काफी डिटेल में हम लोग पढ़े थे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग होता है आरबीसी की कमी से। तो ये सब हो गया। और आरबीसी के आकार में परिवर्तन होने से जो रोग होता है उसका नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। एक अनुवांशिक रोग है। ये आरबीसी का नॉर्मल आकार है। ये आरबीसी का आकार है, ये बाई कन्वेव। और ये शेप अगर बदल गया और शेप ये हो जाए इस तरह का, तो जो इसके अंदर भरा हुआ था हीमोग्लोबिन, यहां पे क्या भरा हुआ था? हीमोग्लोबिन भरा हुआ था। कॉनकेव आकार है ये। अब यहां पे क्या होगा? सिकल शेप हो गया, ये सिकल शेप हो गया। ये तो सिकल शेप हो गया मतलब आरबीसी का आकार बदल गया। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा? इसमें से निकल जाएगा। हीमोग्लोबिन का यहां पे कम हो गया। तो नतीजा क्या होगा? यहां पे ये जो रोग क्या कहलाएगा? सिकल सेल एनीमिया कहलाएगा। ये सिकल सेल एनीमिया रोग कहलाएगा। और ये हुआ क्यों? ये अनुवांशिक रोग है। कैसा अनुवांशिक है? तो याद रखना, ऑटोजोमल जीन म्यूटेशन है ये। ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन पहले पढ़े हो डिटेल में आप लोगों ने। ऑटोजोमल जीन म्यूटेशन कारण ये रोग होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना याद होगा।